लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 2018 के ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस का, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। देखिए, इस वीडियो से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितने भी डाउट होंगे वो सारा का सारा खत्म हो जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 476। देखिए 476 में क्या कह रहा है, एक एक्टिनाइड नहीं है। देखिए एक्टिनाइड किसे कहते हैं, एक्टिनाइड किसे कहते हैं? तो देखिए परमाणु संख्या 89 से लेकर परमाणु संख्या 103 तक वाले जितने भी तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्टिनाइड बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक? देखिए जो परमाणु संख्या 89 से लेकर परमाणु संख्या 103 वाले जितने भी तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्टिनाइड बोला जाता है। ठीक, और किस आवर्त में आते हैं? तो देखिए एक्टिनाइड आता है 7वें आवर्त में। एक्टिनाइड किस आवर्त में आता है? 7वें आवर्त में आता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थोरियम। थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है। तो ये एक्टिनाइड का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं टर्बियम पर। टर्बियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए टर्बियम का परमाणु संख्या होता है 65। तो एक्टिनाइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं। फर्मियम का परमाणु संख्या कितना होता है? फर्मियम का परमाणु संख्या होता है 100 और नोबेलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 102। देखिए एक्टिनाइड किसे कहा जाता है? परमाणु संख्या 89 से लेकर परमाणु संख्या 103 तक वाले तत्वों को क्या बोला जाता है? एक्टिनाइड बोला जाता है। देखिए एक ठो आता है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड किसे कहा जाता है? लैंथेनाइड। देखिए जो लैंथेनाइड होता है वो परमाणु संख्या 57 से लेकर परमाणु संख्या 71 तक, ठीक है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 के बीच में आता है उसको क्या बोला जाता है? लैंथेनाइड बोला जाता है। और लैंथेनाइड कौन से आवर्त के तत्व होते हैं? जो लैंथेनाइड होते हैं वो 6वें आवर्त के तत्व होते हैं। लैंथेनाइड कौन सा आवर्त के तत्व होते हैं? 6वें आवर्त के तत्व होते हैं। तो टर्बियम क्या है? टर्बियम जो है लैंथेनाइड है, ना कि एक्टिनाइड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 477 का सही आंसर होगा डी, फखर जमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो 478 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 478 का सही आंसर होगा समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप। आइसोटोप किससे कहा जाता है? जिसका परमाणु संख्या एक समान हो। क्या हो? परमाणु संख्या एक समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है तथा परमाणु भर क्या होता है? जो परमाणु भर होता है वो क्या होता है? परमाणु भर क्या होता है? अलग अलग होता है। उसको क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 479। देखिए निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्किन और एल्काइन आते हैं। ठीक, तो देखिए किसका किससे एग्जाम्पल है? जो इथेन है वो एल्केन का है। किसका? एल्केन समूह से है। इथाइन क्या है? एल्काइन का है। इथाइन किस में आता है? एल्काइन समूह में आता है। और जो इथिन आता है वो किस में आता है? एल्किन में आता है। इथिन किस में आता है? एल्किन में आता है। तो देखिए जो एल्केन होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन कितने परमाणु होते हैं? कितने बंद होते हैं? देखिए एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो इथेन में क्या हो जाएगा? देखिए इथेन में हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसी तरह जो एल्किन रहता है, एल्किन यानी कि इथिन, देखिए एल्किन समूह से कौन सा है? इथिन है। तो एल्किन में कौन सा बॉन्ड होता है? एल्किन में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन, जो एल्काइन होता है जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इथाइन, एग्जाम्पल इथाइन दिया हुआ है, इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले क्या आ जाएगा? इथेन आ जाएगा, उसके बाद इथिन आ जाएगा, उसके बाद इथाइन आ जाएगा। तो देखिए इथेन, इथिन और इथाइन, इसका सही आंसर क्या होगा? 479 का सही आंसर होगा डी। देखिए एल्केन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इथेन। देखिए एल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इथिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? यानी कि एल्किन में हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन में हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और बचा एल्किन, तो एल्किन का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है? CnH2n। आई होप आपको ये ना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था?
तो सही आंसर क्या होगा, 400 सही का आंसर होगा शिवनार जिला, शिवनेर में। शिवाजी का जन्म किस किले में होता है, शिवनेर किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 481 नंबर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण में बिजली संयंत्र में है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 481 का सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 482। देखिए पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान कितना है 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठन क्या होगा। देखिए जब भी टक्कर होता है तो उनका समय संरक्षित रह जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में वो विपरीत दिशा में गति करेंगे, तो सही आंसर क्या होगा, 482 का सही आंसर होगा बी, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। जो विभवांतर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद्युत धारा का होता है। R क्या है, R एक नियतांक है जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हो जाता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 484 नंबर। देखिए 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है, ठीक। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले ट्रक का द्रव्यमान लिख लेते हैं, ठीक। तो ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, देखिए ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल M ले लेते हैं, इसका मान कितना दिया हुआ है, 2000 kg दिया हुआ है, ठीक। ट्रक का वेग कितना दिया हुआ है, ट्रक का वेग हम लोग U ले लेते हैं, ट्रक का वेग U कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कार का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, कार का द्रव्यमान देखिए कार का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, कार का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, कार का द्रव्यमान कैपिटल M ले लेते हैं, नहीं पता है, याद क्या करना है, कार का द्रव्यमान ही ज्ञात करना है। अब देखिए कार का वेग भी ले लेते हैं, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। अब देखिए कार और ट्रक का संयुक्त वेग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, ठीक है। तो कार प्लस ट्रक का वेग कितना दिया हुआ है, कार और ट्रक का वेग V1 ले लेते हैं, V1 का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब देखिए संवेग संरक्षण के अनुसार बनाते हैं, ठीक। संवेग संरक्षण के अनुसार क्या होता है, टकराने का पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सिंपली, तो देखिए M लिख सकते हैं ट्रक का द्रव्यमान और इसका वेग U लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह कार का द्रव्यमान M और कार का वेग V लिख सकते हैं। अब देखिए टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद दोनों का वेग क्या हो जाता है, दोनों का वेग 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसको हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ट्रक और कार टकराते हैं, टकराने के बाद उनका वेग क्या हो जाता है, वेग V1 हो जाता है। V1 का मान कितना दिया हुआ, 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब सिंपली मान पुट कर देते हैं, देखिए कैपिटल M का मान कितना है, कैपिटल M का मान है 2000, U का मान कितना है, U का मान है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए स्मॉल m का मान हमको नहीं पता है, और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कार का वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है और m का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से इतना गुना होगा तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर कैपिटल M का मान कितना दिया हुआ है, कैपिटल M का मान 2000 दिया हुआ है, हमको स्मॉल m का मान निकालना है, यानी कि कार का द्रव्यमान, और V1 का मान कितना है, संयुक्त कार का वेग 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक। कार प्लस ट्रक का वेग कितना हुआ है, 8 मीटर पर सेकंड हुआ है। तो यहाँ से देखिए 200 प्लस m बराबर कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 10/8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कटाने पर कितना आएगा, ये देखिए ये कट जाएगा आपको 2500 में कट जाएगा, 2500 बार में, ठीक। 250 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर है 2000, तो देखिए 2000 प्लस m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 2000 बराबर 500 किलोग्राम, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक, ठीक। तो देखिए ट्रक का वेग कितना दिया हुआ है, ट्रक का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2000 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है कार्य का द्रव्यमान। तो कार्य का द्रव्यमान m ले लेते हैं, स्मॉल m। अब देखिए कार्य का वेग क्या है, देखिए जो कार्य का प्रारंभिक में वेग है वो कितना थे, 0 है। इसको हम लोग प्रारंभिक वेग ले लेते हैं, ठीक है। प्रारंभिक वेग है, जो कार्य का प्रारंभिक वेग वो कितना है, 0 है। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या कर रहा है, दोनों एक साथ टकराव के बाद, ठीक, जब टक्कर होता है तो कार पृष्ठ और ट्रक का जब टक्कर होता है तो दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। तो इसीलिए कार और ट्रक का वेग कितना हो जाएगा, v1 ले लिए 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, टकराने के पहले का संवेग किसके बराबर होता है, टकराने के बाद का संवेग होगा। तो सिंपली मान पुट कर देते हैं, मान पुट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 500 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1857। 485 का सही आंसर क्या होगा, 1857। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1857 में लड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे। तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 486 नंबर। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए जब भी ऊर्जा उपयोग होता है तो किस में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 750 वाट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 750 वाट। तो इसको हम लोग सिंपली किस में बदलेंगे, किलोवाट में बदलेंगे, ठीक। और घंटा कितना दिया हुआ है, 4 घंटे दिया हुआ है। तो यहाँ से काट छाट के आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 गया, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 घंटा दिया हुआ है। तो 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब भी घरेलू बिजली द्वारा कोई भी उपयोग किया जाता है तो उसको किस में लिया जाता है, हमेशा किलोवाट में लिया जाता है। तो 750 वाट दिया है तो इसको सिंपली किस में बदल देंगे, किलोवाट में बदल देंगे। और किलोवाट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। और कितने घंटे प्रतिदिन चलता है, 4 घंटे प्रतिदिन चलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 487 नंबर। देखिए गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन क्या है, स्थिति वेग, वेग समय, स्थिति समय या वेग समय। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले देखिए गति का द्वितीय समीकरण होता कौन सा है। तो देखिए गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। तो देखिए इधर क्या है, इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन को हम लोग स्थिति बोल सकते हैं। विस्थापन क्या बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। और देखिए इसमें इस तरह का जब भी ये क्वेश्चन है तो इसमें वही मात्रक लिया जाता है जो व्युत्पन्न मात्रक नहीं होता है। तो देखिए जो ये है ये भी व्युत्पन्न मात्रक है, टी भी ये भी व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो देखिए इसमें बचा क्या, समय बचा। तो जो गति के द्वितीय समीकरण है वो किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। 483 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 487 का सही आंसर क्या होगा, सी। देखिए हम यहाँ पर तीनों जो गति के नियम है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए गति का प्रथम नियम कौन सा होता है, गति के प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम कौन सा होता है। तो देखिए गति का प्रथम नियम कौन सा होता है, v बराबर u प्लस AT होता है। तो देखिए जो गति का प्रथम नियम होता है वो किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए यहाँ से भी ले लेते हैं, वेग का ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो गति का प्रथम नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का प्रथम नियम अगर पूछे तो प्रदान करता है वेग और समय के बीच। सेकेंड वाला हो गया, सेकेंड किसके बीच संबंध प्रदान करता है, स्थिति और समय के बीच। इसी तरह गति का तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम पाते हैं। तो देखिए गति का तृतीय नियम क्या होता है, गति का तृतीय नियम होता है v² बराबर e² प्लस 2as। तो ठीक, तो देखिए इसको क्या ले लेते हैं, इसको वेग है, इसको वेग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, यानी कि वेग और स्थिति के बीच में। जो गति का तृतीय नियम है वो किसके किसके बीच संबंध प्रदर्शित करता है, वेग और स्थिति के बीच में, या वेग या विस्थापन के बीच में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 488 नंबर। देखिए 488 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। देखिए जो प्राणी का वर्गीकरण है उसका ऑर्डर कैसे होता है,
देखिए सबसे पहले आता है जगत। सबसे पहले क्या आता है? जगत। जगत को क्या बोला जाता है? किंगडम बोला जाता है। जगत को क्या बोला जाता है? किंगडम बोला जाता है। उसके नीचे क्या आता है? उसके बाद आता है संघ। उसके बाद क्या आता है? संघ। संघ को क्या बोला जाता है? फाइलम। संघ को बोला जाता है फाइलम। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वर्ग, यानी कि क्लास। उसके बाद क्या आता है? वर्ग आता है। वर्ग के बाद क्या आता है? वर्ग के बाद आता है गण। गण में होता है ऑर्डर। गण आता है। गण के बाद क्या आता है? देखिए गण के बाद आता है कुल। ऑर्डर के बाद क्या आता है? कुल। कुल को क्या बोला जाता है? फैमिली बोला जाता है। फैमिली बोला जाता है। कुल के बाद क्या आता है? देखिए कुल के बाद आता है वंश। वंश आता है। वंश को बोला जाता है जीनस। वंश को बोला जाता है जीनस बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्रजाति। उसके बाद क्या आता है? प्रजाति। और देखिए प्रजाति के बाद क्या आता है? प्रजाति के बाद आता है जाति। ठीक, देखिए सबसे पहले जगत आता है। जगत के बाद क्या आता है? जगत के बाद आता है संघ। संघ के बाद आता है वर्ग। वर्ग के बाद आता है गण। गण के बाद आता है कुल। कुल के बाद आता है वंश, और वंश के बाद आता है प्रजाति, और लास्ट में क्या आता है? जाति। तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? कहाँ से स्टार्ट है? संघ से स्टार्ट है। तो देखिए 488 में संघ आएगा। ठीक है, संघ के बाद क्या आता है? वर्ग आता है। वर्ग के बाद क्या आता है? गण आता है। गण के बाद क्या आता है? गण के बाद आता है कुल। कुल के बाद वंश। वंश के बाद प्रजाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 488 का सही आंसर होगा सी। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो वर्गीकरण का है, वर्गीकरण का इकाई क्या है? तो देखिए वर्गीकरण का इकाई, ठीक, तो वर्गीकरण का इकाई क्या हो जाएगा? वर्गीकरण का इकाई हो जाएगा जाति। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि वर्गीकरण का इकाई क्या है, तो वर्गीकरण का इकाई क्या होगा? जाति होगा। ठीक, और वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का पितामह कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 489 का। देखिए 489 का सही आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों कैसा पौधा है? उभयलिंगी। अब देखिए ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए उभयलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है? वैसे पुष्प जिसमें दोनों जनन अंग मौजूद हो, यानी कि स्त्री केसर। ठीक, स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक, दोनों मौजूद हो, यानी कि ऐसे पौधा या ऐसे पुष्प जिन पर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों मौजूद हो, और से पुष्प को क्या बोला जाता है? वैसे पुष्प को बोला जाता है उभयलिंगी। देखिए जो स्त्री केसर है वो स्त्री जनन भाग है। क्या है? मादा जनन भाग है। मादा जनन भाग, पुष्प के मादा जनन भाग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। और पुंकेसर किसको बोला जाता है? जो पुंकेसर होता है वह जो पुंकेसर होता है वो कैसा होता है? जो पुंकेसर होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कैसा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो देखिए उभयलिंगी पुष्प उस पुष्प को बोला जाता है जिसमें जन प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र दोनों विद्यमान हो, उसको क्या बोला जाता है? उभयलिंगी बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सरसों। एक और इसका एग्जाम्पल पूछता है, इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाए गुड़हल। जो गुड़हल का फूल होता है वो भी कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 490 नंबर, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 490 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए उसको क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। 490 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 492 नंबर, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? देखिए ये भी जो क्वेश्चन है रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है। ठीक, इसमें कितने जल के अणु मौजूद हैं? इसमें 10 जल के अणु मौजूद हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद उपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 493 नंबर पर। देखिए जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो उस परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नियमित होगा। जब देखिए जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है
तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नियमित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 494 नंबर। देखिए नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन है? तो देखिए ऑप्शन पाते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। एक दान कर दिया तो यहाँ पर कितना बचा? 10 बचा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है परमाणु संख्या 13। 3 प्लस करने का मतलब क्या है? 3 ये दान कर चुका है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। यह भी 2 प्लस करने का मतलब ये 2 भी दान कर चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 होगा। तो इस हिसाब से दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन है? तो सभी तो एक जैसे हैं, तो इसका 494 का सही आंसर होगा ए, सभी, ये सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो देखिए समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 496 नंबर। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण। संपदा योजना किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण के लिए से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 497 नंबर। टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टिरोन। नाम से ही पता चल जा रहा है। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टेरोन निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? देखिए इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। थोरैक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 498 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्रीय पौधे का एक गुण नहीं है? तो देखिए द्विबीजपत्रीय पौधे में क्या होता है? द्विबीजपत्रीय पौधे में जालीदार सिरा होता है, 2 बीजपत्र भी होते हैं, ठीक है, मुख्य जड़ भी होता है, लेकिन द्विबीजपत्रीय पौधे में रेशेदार जड़ नहीं होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। द्विबीजपत्रीय पौधे में रेशेदार जड़ नहीं होते हैं। जो रेशेदार जड़ होते हैं वह एक बीजपत्रीय पौधे में होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? लिथियम का परमाणु संख्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। और पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। तो देखिए अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 11 कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग पोटेशियम का करते हैं तो 2 8 8 8 16 2 18 1, यानी कि इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए क्षारीय मृदा तत्व किसे कहते हैं? अगर यही इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा होता है? क्षारीय मृदा तत्व होता है। जो क्षारीय मृदा तत्व है तो दूसरे वर्ग है, ठीक है, दूसरे वर्ग के तत्व को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा तत्व बोला जाता है। अक्रिय तत्व किसमें आता है? देखिए जो अक्रिय तत्व है वह 18वें समूह में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोडियम धातु को डैश संग्रहित होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम धातु को कहां संग्रहित किया जाता है? केरोसिन में किया जाता है। सोडियम धातु को कहां संग्रहित करके रखा जाता है? केरोसिन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए प्लेटिनम ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिप्टन दिया है, आर्गन दिया है, नियोन दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? धातु है। प्लेटिनम क्या है? धातु है। और ये जो तीनों है क्रिप्टन, आर्गन और नियोन क्या है? अक्रिय गैस है। ये तीनों क्या है? अक्रिय गैस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने जल के अणु होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5। देखिए कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को आम बोलचाल की भाषा में नीला थोथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला थोथा बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे कि इसका सही आंसर होगा, देखिए 503 का सही आंसर होगा डी, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। इसको और किस नाम से जाना जाता है? देखिए
इसको और किस नाम से जाना जाता है? मैलियस, मैलियस हो गया, इनकस हो गया, और किस नाम से जाना जाता है? अस्टेपी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हैमर, एनविल और स्ट्रिप ना रहे तो आप ऑप्शन क्या मार्क आइएगा? मैलियस, इनकस और अस्टेपी। इसका ट्रिक क्या होता है? मिस। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? मिस, मिस एम से हो जाता है मैलियस, आई से इनकस और एस से अस्टेपी। देखिए जो अस्टेपी होता है वो शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है, शरीर का सबसे छोटा हड्डी। ठीक है, शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? अस्टेपी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 504 नंबर पे। देखिए यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा को उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो देखिए सिंपली पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है W/T। तो देखिए पावर का मान कितना दिया हुआ है? P का मान दिया हुआ है 50 वाट दिया हुआ है, W का मान कितना दिया हुआ है? 1000 जूल दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है? T का मान ज्ञात करना है समय। सिंपली T बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटा 50 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 सेकेंड। देखिए ये सब न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। बिना फार्मूला याद रहे हुए ये न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। जो न्यूमेरिकल पूछता है काफी इजी पूछता है, बशर्ते आपको फार्मूला उसका याद रहना चाहिए। तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है W/T। तो सिंपली मान पुट कर देंगे, मान पुट करने से आंसर कितना है? 20 सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 505 नंबर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संबंध में IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हिंदी में नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हिंदी में नाम क्या है? IMF का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ठीक, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय कहाँ है? देखिए IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन DC कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। ठीक, इसका स्थापना कब हुआ था? तो देखिए जो IMF है इसका स्थापना हुआ था 1945 में। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। अगर वर्तमान में इसके देशों की संख्या पूछे कि कितने देश IMF के सदस्य है, तो वर्तमान में इसके सदस्यों के देशों की संख्या कितना है? 189। तो देखिए IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। स्थापना कब हुआ था IMF का? तो IMF का स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक, और IMF में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो IMF में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 189। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 506। देखिए 506 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक केटायन है? केटायन मतलब क्या होता है? जिस पर प्लस चार्ज हो उसको क्या बोला जाता है? केटायन। तो देखिए हाइड्रासाइड, हाइड्रासाइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रासाइड को OH- लिखा जाता है। अमोनियम को क्या लिखा जाता है? अमोनियम को लिखा जाता है NH4+ लिखा जाता है। उसी तरह कार्बोनेट को क्या लिखा जाता है? कार्बोनेट को लिखा जाता है CO3 लिखा जाता है। तथा नाइट्रेट को क्या लिखा जाता है? NO3- लिखा जाता है। तो देखिए केटायन किसको बोला जाता है? जिसपे प्लस चार्ज हो। तो प्लस चार्ज किस पर है? अमोनियम पर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमोनियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 507। देखिए 507 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? इसका सही आंसर क्या होगा? 507 का सही आंसर होगा C, भरत मुनि। मनु क्या लिखते हैं? मनु लिखे थे मनुस्मृति। मनु लिखे थे मनुस्मृति। वेद व्यास, वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। देखिए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 508 नंबर। देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, तो वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो वो ज्ञात क्या करना है? अंतिम वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतिम वेग ज्ञात करना है। यू का मान कितना दिया हुआ है? यू का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक, जब यू का मान नहीं दिया रहता तो सिंपली हम लोग क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा V बराबर U प्लस AT। ठीक है, और चूंकि जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण है तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा U प्लस GT हो जाएगा। तो देखिए ज्ञात क्या करना है हमको? V ज्ञात करना है। U का मान कितना है? U का मान 0 है। G का मान कितना दिया हुआ है? देखिए G का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन में आसानी के लिए। और T का मान कितना दिया है? 12.5 सेकंड दिया है। तो V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा 125 मीटर पर सेकेंड।
इसका सही आंसर क्या होगा 125 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v बराबर u प्लस at। v का मान हमको ज्ञात करना है, u चूंकि इसका प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग का मान कितना है, प्रारंभिक वेग का मान 0 है। g का मान लोग हम सिंपली 10 ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो, और सिंपली मान पुट कर देते हैं। तो मान पुट करने के बाद आंसर कितना आता है 125 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भारतीय रेलवे से अधिकतम राजस्व कमाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई किससे होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा माल ढुलाई से। जो भारतीय रेलवे है उससे सबसे ज्यादा कमाई किससे होता है, माल ढुलाई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 510 नंबर। देखिए राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ब्यास नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध कौन सा नदी पर है, ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में कौन सा समानांतर जोड़ा जाता है, इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए। विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर को प्रयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है, जो वोल्ट मीटर है वो विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम से जोड़ा रहता है। और जो एमीटर रहता है, एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है। एमीटर कैसे जोड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो देखिए जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा हुआ है, तो देखिए किसका बाहरी सेल भरा हुआ है। देखिए जो 18वें समूह के तत्व होते हैं, 18वें समूह के तत्व यानी कि अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैस होते हैं उनका आखिरी सेल क्या होता है, बाहरी सेल या आखिरी सेल क्या होता है, हमेशा भरा रहता है। तो ऑप्शन पाते हैं। देखिए मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, बेरियम भी नहीं होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम में भी नहीं होगा। फिर मैग्नीशियम दिया, हीलियम का होता है, ठीक, नियोन का भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम का नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी पाते हैं। देखिए हीलियम का भी लास्ट सेल भरा होता है, नियोन का भी लास्ट सेल भरा होता है, तथा आर्गन का भी लास्ट सेल भरा होता है। तो 512 का सही आंसर क्या होगा, हीलियम। देखिए जो 18वें ग्रुप होते हैं जिनको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस बोला जाता है, उनका बाहरी सेल कैसा होता है, बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हीलियम, नियोन और आर्गन। क्योंकि ये तीनों 18वें समूह के तत्व हैं, इसलिए इनका क्या होता है, जो बाहरी सेल होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 513 नंबर। देखिए 513 नंबर क्या कर रहा है, एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, ठीक। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है। वस्तु का घनत्व कितना है, देखिए जो वस्तु का घनत्व है पानी घनत्व से n गुना है। तो n का मान निकालें। देखिए सिंपली कैसा बनेगा, पहले लिख लेते हैं वस्तु का घनत्व क्या होता है, वस्तु का घनत्व लिख लेते हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम लोग जल का घनत्व, जल का घनत्व, ठीक है। वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है। देखिए एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। देखिए हम लोग क्या लिखें, वस्तु का घनत्व बराबर बटा जल का घनत्व। बराबर में क्या हो जाएगा, वस्तु को जल में डूबा हुआ भाग, वस्तु का जल में डूबा हुआ भाग का आयतन। यहाँ से क्या हो जाएगा, वस्तु का जल में डूबा हुआ भाग का आयतन, डूबा हुआ भाग का आयतन हो जाएगा, ठीक है। डूबा हुआ भाग का आयतन बटा क्या हो जाएगा, वस्तु का कुल आयतन, वस्तु का कुल आयतन, ठीक है। यहाँ से सिंपली मान पुट कर देते हैं। तो देखिए वस्तु का घनत्व है n, जल का घनत्व 1 ले लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु का जल में डूबे हुआ भाग का आयतन। तो वस्तु का कितना भाग डूबा हुआ है, 1/3, यानी कि 1/3 भाग डूबा हुआ है, बटा में 1 हो जाएगा। तो सिंपली n बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। इसका सही आंसर क्या होगा, बी 1/3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी जो क्वेश्चन है लगातार प्रीवियस 2 वीडियो में रिपीट हो चुका है। देखिए धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है, माना कि एक धातु का तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, l है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे डिपेंड करता है, जो प्रतिरोध होता है लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो प्रतिरोध होता है
एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन पाते हैं, देखिए धातु के तार का प्रतिरोध होता है, इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, इसके लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, इसके लंबाई के समानुपाती, लंबाई के तो समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये भी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। तो देखिए जो धातु के तार का प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 515 नंबर। देखिए गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिंक। इसको और क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलता है जस्तीकरण। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जस्तीकरण। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या प्रक्रिया है, गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, जंग से बचने के लिए। किस लिए प्रयोग किया जाता है, जंग से बचने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किसने अपनी आवर्त सारणी में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेंडलीव। इसका सही आंसर क्या होगा, 516 का सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो देखिए सापेक्षिक, जो सापेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई भी इकाई नहीं होता है। तो 517 का आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का राज वृक्ष क्या है। तो देखिए हरियाणा का राज वृक्ष क्या है, पीपल। 18 का सही आंसर क्या होगा, 518 का सही आंसर होगा बी। पीपल कहाँ का राज वृक्ष है, हरियाणा का। निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन आते हैं 519 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। तो 519 का सही आंसर होगा क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 520 नंबर। देखिए 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है। तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ इंटू एम इंटू वी एक्स वाई। तो देखिए सिंपली मान पुट कर देते हैं। एम का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। वी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया, यानी कि 5 इंटू 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 10, यानी कि इसका सही आंसर होगा 5 या 25, यानी कि 250 जूल इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली काइनेटिक एनर्जी का केवल फार्मूला पर मान पुट कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आते हैं 521 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 501 का सही आंसर होगा डी। अदरक किसका उदाहरण है, राइजोम का उदाहरण है। अदरक किसका उदाहरण है, राइजोम का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1526 ईस्वी में। किस युद्ध के द्वारा, पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा, ठीक है। देखिए अफगान शासक बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1526। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 523 नंबर। समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है H बराबर होता है I स्क्वायर R T। और ये नियम कौन दिए थे, ये नियम दिए थे जूल। ये नियम किसका है, जूल का नियम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 523 का सही आंसर होगा H बराबर I स्क्वायर R T होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में। कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में लगता है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 525 नंबर। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1206 ईस्वी में। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का शासनकाल कब था, 1206 से लेकर 1290 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो कब बना था, 1206 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 526 नंबर। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6। विश्व में टोटल कितने, 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 527 नंबर। 527 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
528 पर आते हैं। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है कल ही का वीडियो में ये डिस्कस हो चुका है। देखिए ऊर्ध्वापतन किससे कहता है? देखिए ऊर्ध्वापतन क्या है? तो सिंपली जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है? डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वापतन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वापतन बोला जाता है। तो ऑप्शन पे आते हैं। देखिए यह किसी ठोस से द्रव में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, ऑप्शन गलत हो गया। यह किसी गैस के तरल में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 528 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 529 नंबर। उस समिति का नाम बताएं जिसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिनेश रंजन समिति, ऑप्शन नंबर बी। 529 का सही आंसर क्या होगा? दिनेश शर्मा समिति। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल लास्ट मोमेंट रिवीजन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।